नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हरियाणा के साहित्य स्रोतों के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हरियाणा के पुरातात्विक स्रोत। इन पुरातात्विक स्रोत में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिलेखों के बारे में, उसके बाद में हम देखेंगे मुद्राएं व सिक्कों के बारे में, उसके बाद में देखेंगे मूर्तियों के बारे में। तो हम शुरू करते हैं हरियाणा के पुरातात्विक स्रोतों से। पुरातात्विक स्रोतों में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अभिलेख, कि हमें कौन से अभिलेख मिले हैं, वह कहाँ से मिले हैं, इन सभी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अभिलेख। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का अभिलेख को माना जाता है। हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का अभिलेख माना जाता है, कि हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख ये हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा था? तो ये आपका अशोक का अभिलेख था, जो आपका सबसे प्राचीन अभिलेख था। कौन सा अभिलेख? अशोक का अभिलेख। अशोक का अभिलेख हमें कहां से मिला है? ये हमें अंबाड़ा के निकट टोपर नामक स्थान से, अंबाड़ा के निकट एक स्थान है टोपरा। इस टोपरा नामक स्थान से हमें अशोक का अभिलेख मिला है। जो ये टोपरा नामक स्थान है, ये वर्तमान में आपका यमुनानगर के अंदर पड़ेगा। यमुनानगर। ये बात आप ध्यान में रखना कि अगर एचएससी आपसे पूछी कि जो अशोक का अभिलेख मिला है हमें, वो वर्तमान में कहां पर है, तो आपका पड़ेगा यमुनानगर। जो टोपरा स्थान है वो आपका यमुनानगर के अंदर रहने वाला है। जो ये आपका अशोक का अभिलेख है, यहां से हमें कुल 7 अभिलेख मिले हैं। कितने अभिलेख? उनकी कुल संख्या कितनी थी? उनकी कुल संख्या थी 7। इस 7 संख्या में से 4 अभिलेख अशोक के हैं। 4 किसके हैं? अशोक के। अगर आपसे पूछा जाए कि हमें अंबाड़ा के निकट टोपर नामक स्थान से अशोक के कितने अभिलेख मिले हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? कि हमें 4 अभिलेख मिले हैं। अगर इनकी आपसे कुल संख्या पूछी जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 7 होगा। अगर आपसे अकेले अशोक का पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? 4 होगा। जो ये अशोक के अभिलेख मिले हैं, इनकी आपसे लिपि पूछी जाए तो इनकी लिपि थी बराही। लिपि क्या थी? आपकी लिपि होगी बराही। अगर आपसे भाषा पूछी जाए, क्या भाषा, तो ये आपकी होगी संस्कृत। कि जो आपके अशोक के अभिलेख हैं, उनकी लिपि क्या है? बराही। उनकी भाषा क्या है? संस्कृत। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम उसके बाद में आगे देखते हैं कि जो ये अंबाड़ा के निकट टोपर नामक स्थान से अशोक का अभिलेख मिला है, ये हमें किस चीज की जानकारी देता है? तो ये हमें नैतिक शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? नैतिक शिक्षा के बारे में। नैतिक शिक्षा की जो अशोक का अभिलेख है, उस अभिलेख से हमें नैतिक शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। अब आपने देखा होगा कि जो 7 में से 4 अभिलेख तो अशोक के हैं, जो बाकी बच गए 3 अभिलेख। कितने अभिलेख? 3 अभिलेख। वो किसके हैं? तो जो आपके बचे हुए 3 अभिलेख हैं, ये 3 अभिलेख
11वीं शताब्दी का चौहान वंश का एक राजा था जिसका नाम था विगराज चतुर्थ। उसके ये 3 अभिलेख हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि 11वीं शताब्दी के, अगर आपसे शताब्दी पूछी जाए तो आप क्या करोगे 11वीं शताब्दी। अगर आपसे वंश पूछा जाए तो कौन सा होगा चौहान वंश का, चौहान वंश का। उस राजा का नाम क्या था, उस राजा का नाम है विग्रहाज चतुर्थ। विग्रहाज चतुर्थ ये उसका नाम हो गया, विग्रहराज चतुर्थ। इस विग्रह चतुर्थ के कितने अभिलेख मिले हमें 3 अभिलेख मिले हैं। कुल संख्या कितनी थी 7, 4 हो गए अशोक के, 3 हो गए विग्रहराज चतुर्थ के। तो अब हमने देखा कि जो अशोक का अभिलेख है उससे हमें नैतिक शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो आपका विग्रहाज चतुर्थ का अभिलेख है, इनकी संख्या 3 है, इसमें हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो इसमें हमें जानकारी मिलती है कि जो आपका विग्रहाज चतुर्थ था इसने म्लेच्छों पर विजय प्राप्त की थी, कि जो आपके म्लेच्छ थे उस पर विजय प्राप्त किसने की, विग्रहाज चतुर्थ ने। म्लेच्छों पर विजय, ये हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अब एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का अभिलेख। स्थान पूछे तो अंबाला के निकट टोपरा नामक स्थान से। जो टोपरा नामक स्थान है वो वर्तमान में का है, तो आपका यमुना नगर के अंदर है। कुल अभिलेखों की संख्या पूछे तो 7 हो गए। इस 7 में से 4 अभिलेख किसके हैं, अशोक के हैं। उनकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा। जानकारी क्या मिलती है हमें, नैतिक शिक्षा के बारे में। जो बचे हुए 3 अभिलेख हैं वो किसके हैं, जो 11वीं शताब्दी के अंदर एक चौहान वंश का राजा था जिसका नाम था विग्रहाज चतुर्थ, उसके अभिलेख हैं 3। उसमें से हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो आपका राजा विग्रहाज चतुर्थ था इसने म्लेच्छों पर विजय प्राप्त की थी। किस पर विजय प्राप्त की, तो म्लेच्छों पर। अगर आपसे HSC क्वेश्चन पूछे कि जो विग्रहाज चतुर्थ है इसने किसको पराजित किया, तो किसको पराजित किया, म्लेच्छों को। तो ये हो गया हमारा सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का अभिलेख। उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं दूसरा अभिलेख। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद में हम दूसरा अभिलेख पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा अभिलेख कि हरियाणा का दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख, दूसरा प्राचीन अभिलेख ये हमें कहां से मिला है कि जो हरियाणा का दूसरा प्राचीन अभिलेख है ये हमें मिला है शुद्ध से। कहां से मिला है, शुद्ध। जो शुद्ध है आपका स्थान, ये स्थान आपका कहाँ है, ये आपका स्थान है यमुना नगर के अंदर, यमुना नगर में। कि हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख पूछे तो आप क्या करोगे कि शुद्ध यमुना नगर से जो हमें प्राप्त हुआ है वो हरियाणा का दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो यमुना नगर से हमें दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख मिला है ये कौन सी लिखाई में लिखा हुआ था, तो ये हमें 12 खड़ी में लिखा हुआ मिला है। 12 खड़ी में लिखा हुआ मिला है, लिखा हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि हमें 12 खड़ी में लिखा हुआ अभिलेख कहाँ से मिला है तो हमें मिला है शुद्ध यमुना नगर से।
कौन सा है? ये हरियाणा का दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो हमें शुद्ध यमुनानगर से हरियाणा का दूसरा प्राचीन अभिलेख मिला है, ये 2 शताब्दी पुराना है। 2 शताब्दी। कितनी शताब्दी पुराना है? 2 शताब्दी। तो ये बात आप ध्यान में रखना। उसके बाद में हम पढ़ते हैं हिसार, नंबर 3 हिसार। कि हिसार से भी हमें एक अभिलेख मिला है। वो अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? जो आपका गुजरी महल हिसार के अंदर है, वहाँ से हमें एक अभिलेख मिला है। कहाँ से? गुजरी अभिलेख, गुजरी महल, गुजरी महल। अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरी महल कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा हिसार में। गुजरी महल से हमें एक अभिलेख मिला है। गुजरी महल के अंदर एक स्तंभ है इस प्रकार। इस स्तंभ पर क्या है कि 8 दिशाओं से आने वाले देवताओं की जानकारी मिलती है हमें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 8 दिशाओं से आने वाले देवताओं के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो आपका आंसर क्या होगा? गुजरी महल। ये आपका कहाँ पड़ेगा? हिसार के अंदर। तो क्या मिला है हमें यहाँ से कि 8 दिशाओं से, 8 है दिशाओं से आने वाले देवता, आने वाले देवता। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि 8 दिशाओं से आने वाले देवताओं की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आपका आंसर क्या होगा? गुजरी महल। अब आपसे पूछा जाए कि जो हिसार के अंदर गुजरी महल है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया आपके फिरोज शाह तुगलक ने। निर्माण करवाया था। शासक का नाम क्या हो गया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ये जो आपका शासक था फिरोज शाह तुगलक, इसकी एक बेगम थी गुजरी। उसी बेगम गुजरी की याद में उसने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब फिरोज शाह तुगलक ने 3 शहरों को भी बसाया था। इसके साथ में हम उन शहरों को भी देख लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। उसके बाद में हम करते हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए 3 शहर। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं आपके हिसार का। हिसार जो आपका हिसार शहर है, वो 1354 ईस्वी के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने सन पूछे तो 1354 ईस्वी में। और फिरोज शाह तुगलक ने ही गुजरी महल को बनवाया था अपनी बेगम गुजरी की याद में। अब उसके बाद में है फतेहाबाद। फतेहाबाद जो आपका फतेहाबाद है, एक फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था जिसका नाम क्या था? फतेह खां। उसी फतेह खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को, फतेहाबाद को बसाया था। किसको बसाया? फतेहाबाद को। तो फिरोज शाह का एक पुत्र था। क्या था? पुत्र। उस पुत्र का नाम क्या था? फतेह खां। फतेह खां। इसी फतेह खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद शहर को बसाया था। अगर आपसे सन पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? 1352 ईस्वी में। ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3। ये जो 3 शहर है ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अब आपका तीसरा रह गया सिरसा, जो आपका वर्तमान में सिरसा है, इससे 13 मील दूर, 13 मील दूर सिरसा शहर से 13 मील दूर
हरनी खेड़ा, हरनी खेड़ा। जो ये हरनी खेड़ा ग्राम है ये भी किसने बसाया था? आपके फिरोज शाह तुगलक ने। कहाँ बसाया था? सिरसा से 13 मील दूर। तो ये आप 3 बात फिरोज शाह तुगलक की याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक ने आपके हिसार शहर को बसाया था 1354 ईस्वी के अंदर। और फिरोज शाह तुगलक के पुत्र थे जिनका नाम था फतेह खां। इसी फतेह खां की याद में इसने फतेहाबाद को बसाया था। कब बसाया था? 1352 के दौरान। उसके बाद में सिरसा से 13 मील दूर एक हरनी खेड़ा ग्राम को भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर जो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण है वो भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कि आपसे पूछे कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण, सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? निर्माण किस शासक ने करवाया? किस शासक ने करवाया? ने करवाया। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। इसी फिरोज शाह तुगलक के बारे में एचएससी आपसे एक क्वेश्चन और पूछती है कि जो आपका गोहाना के अंदर विद्रोह हुआ था उसके समय कौन सा शासक था और किस शासक ने विद्रोह किया था? तो वो आपका फिरोज शाह तुगलक ही था। इस फिरोज शाह तुगलक के समय जो आपका गोहाना है उस गोहाना में विद्रोह हुआ था। तो वो विद्रोह क्यों हुआ था? कि जो आपका फिरोज शाह तुगलक शासक था ये एक कट्टर मुसलमान था। ये चाहता था कि जो जितने भी अलग धर्म के लोग हैं उनको मुसलमान बनाया जाए। तो इसने क्या किया कि जो आपका गोहाना है, गोहानों में फिरोज शाह तुगलक ने मंदिरों को तुड़वा दिया था। वहाँ पे जितनी मूर्ति थी उनको तुड़वा दिया गया। जो हिंदुओं की जो पुस्तकें हैं उनको जला दिया था। तो इन सभी कट्टरता के कारण हरियाणा के अंदर जितने भी हिंदू थे उन हिंदुओं ने मिलकर क्या किया? फिरोज शाह तुगलक के विद्रोह किया। इसके फिरोज शाह तुगलक के सामने क्या किया? विद्रोह किया था। अगर आपसे पूछे जाए कि जो आपका फिरोज शाह तुगलक है इसने सबसे ज़्यादा हिंदुओं को मुसलमान कहाँ पे बनाया था? जो हमारे मेवात के भाई थे उन भाइयों को सबसे ज़्यादा इन्होंने मुसलमान बनाया था। तो ये सब बातें हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हम करते हैं आपका अग्रवा, कि अग्रवा से भी हमें एक क्या मिला है? अभिलेख मिला है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अग्रवा। अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगती है, क्लास आपको अगर पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी किया करो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो उसके बाद में हम करते हैं आपका अग्रवा। अग्रवा, ये अग्रवा आपका कहाँ पड़ेगा? ये आपका रहेगा हिसार में। अगर आपसे स्थान पूछे कि अग्रवा कहाँ है तो वो हिसार के अंदर है। अग्रवा से हमें क्या मिला है? कि अग्रवा से हमें एक तख्ती मिली है। क्या मिली है? एक तख्ती। ये जो तख्ती मिली है इस प्रकार की, इस तख्ती पर हमें क्या मिला है? कि जो हमारे संगीत के जो 8 स्वर हैं उन 8 स्वरों में से 7 स्वर हमें इस तख्ती पर देखने को मिले हैं। तो हमें हिसार अग्रवा से क्या मिला है? कि 7 स्वर लिखे हुए मिले हैं। ये स्वर किसके थे? संगीत के। संगीत के इन 7 स्वरों का आपसे नाम पूछे तो आप क्या करोगे? सा, रे, गा, मा, पा, धा,
नी। ये आपके हो गए 7 स्वर। और कुल स्वरों की संख्या कितनी है? कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 8। तो जो बच गया एक, वो कौन सा बच गया? सा रे गा मा पा धा नी आपका बच गया सा। ये जो सा स्वर है ये हमें कहाँ से नहीं मिला है? अगरवा इशार से हमें नहीं मिला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित स्वरों में से हमें कौन सा स्वर हिसार से नहीं मिला है, तो आपका आंसर क्या होगा? सा। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो अगरो आपका इशार है, इसमें हमें एक तख्ती मिली है, उस तख्ती पे हमें स्वर मिले हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी H.L. श्रीवास्तव। अगर आपसे पूछे खोज के बारे में कि किसने खोज की थी, तो आपका हो गया H.L. श्रीवास्तव। ये क्वेश्चन HSC के द्वारा पूछा गया था कि जो अगरवा इशार है इसकी खोज किसने की? तो आपके H.L. श्रीवास्तव ने की थी। इसने बताया कि एक जो तख्ती है इसके ऊपर 7 स्वर लिखे हुए हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ये हमें किसकी जानकारी देते हैं? तो ये हमें संगीत की जानकारी देते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं हमें आपका हांसी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हांसी। हांसी आपका कहाँ पड़ेगा? हांसी आपका पड़ेगा इशार के अंदर। अगरवा भी आपका इशार के अंदर और हांसी भी आपका इशार में। हांसी ये आपका कहाँ पड़ेगा? इशार में। ठीक है। इस हास्य हिसार से हमें पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में अभिलेख मिला है। अगर आपसे पूछे जाए कि जो पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में हमें किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो आपका आंसर क्या होगा? हांसी। ये हो गया आपका पृथ्वीराज द्वितीय। कि जो पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हमें कहाँ से मिला है, तो आपका आंसर क्या होगा? हांसी से। और हांसी में एक किला भी है, हांसी का किला, जिसका नाम क्या है? हांसी का किला। ये जो हांसी का किला है इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने। ये बात आप ध्यान रखना, सेकंड वाली तृतीय वाली। अगर ऑप्शन में आपको इस प्रकार देखने को मिलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे नंबर 1 आपका हो गया पृथ्वीराज, आपका नंबर 2 हो गया पृथ्वीराज द्वितीय, आपका नंबर 3 हो गया पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय, और आपका नंबर 4 हो गया पृथ्वीराज चतुर्थ। अगर HSC ने इस प्रकार ऑप्शन डाल दे तो आप कंफ्यूज में मत होना। आप याद रखना कि जो हांसी के किले का निर्माण है वो पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 3 कि हांसी के किले का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। और हांसी से हमें किसका अभिलेख मिला है? तो वो आपका पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख मिला है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि इनमें हम कौन सा आंसर करें। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको हांसी के किले का निर्माण पूछे तो आपका आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। अगर हांसी से अभिलेख पूछे तो आपका आंसर होगा पृथ्वीराज द्वितीय। तो ये बात आप ध्यान में रखना। उसके बाद में देखते हैं कि ये जो आपका हांसी का किला है इसका निर्माण पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। अगर आपसे पूछे कि कौन सी शताब्दी में करवाया था तो आपका आंसर होगा 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। ये भी HSC ने पूछा लिया एक बार कि जो हांसी का किले का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो 12वीं शताब्दी में। अब हांसी का किले को एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। उसका अन्य नाम क्या है? तलवारों का किला। इसका अन्य नाम हो गया तलवारों का किला, तलवारों का किला।
अब आप पूछोगे कि सर हांसी के किले का अन्य नाम तलवारों का किला हो गया, तो इसे तलवारों का किला क्यों कहा जाता है? तलवारों का किला इसलिए कहा जाता है कि एक अनंगपाल राजा था, उसका पुत्र का नाम था द्रुपद। उस अनंगपाल के राजा पुत्र द्रुपद ने क्या किया कि ये जो आपका हांसी का किला है, इस किले में तलवार बनाने की फैक्ट्री डाली थी, इसलिए इसे तलवारों का किला कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि तलवार बनाने की फैक्ट्री किसने डाली थी? फैक्ट्री किसने डाली थी? अनंगपाल के पुत्र द्रुपद ने। अनंगपाल के पुत्र द्रुपद ने। ठीक है, कि जो आपका अनंगपाल का पुत्र था द्रुपद, उसने क्या किया कि जो आपका हांसी का किला है उसमें तलवार बनाने की फैक्ट्री डाली थी। हांसी के किले का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? 12वीं शताब्दी ने। किसने किया? पृथ्वीराज तृतीय ने। इसका अन्य नाम तलवारों की फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद में तलवारों की फैक्ट्री किसने डाली थी? अनंगपाल के पुत्र द्रुपद ने। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं पेवा का अभिलेख, कि हमें पेवा नामक स्थान से भी एक अभिलेख मिला है। कहां से? पेवा से। ये जो आपका पेवा है, ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। आपका पेवा कहाँ है? आपका कुरुक्षेत्र में। इस पेवा से हमें क्या मिला है कि राजा भोजदेव का अभिलेख मिला है। राजा भोजदेव का अभिलेख, कि राजा भोजदेव का अभिलेख। कि जो राजा है भोजदेव, उसका अभिलेख हमें कहां से मिला है? पेवा से। अगर आपसे पूछे इसकी शताब्दी थी, कौन सी शताब्दी थी, तो 9वीं शताब्दी में मिला है। 9वीं शताब्दी, कि 9वीं शताब्दी का अभिलेख हमें कहां से मिला है? तो पेवा से मिला है। किसकी जानकारी देता है? राजा भोजदेव के बारे में जानकारी देते हैं। उस समय है पेवा के अंदर राजा भोजदेव थे, तो वहां पे घोड़ों का व्यापार होता था। घोड़ों का व्यापार। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया ये किस प्रकार है कि आपकी पेवा नामक एक स्थान है, वो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। वहां से हमें राजा भोजदेव का अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में हमें क्या जानकारी मिलती है कि उस समय वहां पर घोड़ों का व्यापार होता था। अगर आपसे पूछा जाए कि शताब्दी के बारे में, तो आपका आंसर क्या होगा? 9वीं शताब्दी। ये हमें जानकारी मिल गई। ठीक है, कि वहां पे घोड़ों का व्यापार होता था। अब पेवा से भी हमें महेंद्रपाल का एक अभिलेख मिला है। महेंद्रपाल, ये भी एक राजा थे। ठीक है, एक तो राजा थे भोजदेव और दूसरे राजा पर क्या हो गए? महेंद्रपाल। इस महेंद्रपाल का जो हमें पेवा से अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में हमें क्या जानकारी मिलती है? जानकारी, उस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है मंदिर निर्माण के बारे में। मंदिर निर्माण के बारे में। मंदिर निर्माण के बारे में, कि पेवा का एक राजा था महेंद्रपाल, उसका जो अभिलेख मिला है उसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो उसमें हमें मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपसे राजा भोजदेव का पूछे कि राजा भोजदेव का जो अभिलेख मिला है उसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो उसमें हमें पता चलता है कि उस समय पेवा के अंदर घोड़ों का व्यापार होता था। शताब्दी पूछे तो आपको 9वीं शताब्दी करनी है। इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम, आपका पिंजौर हो गया। पिंजौर से भी हमें एक अभिलेख मिला है। कहां से? पिंजौर।
पिंजौर। ये जो पिंजौर आपका ये कहाँ पे है? ये आपका है पंचकुला के अंदर। पंचकुला की जो पिंजौर है वो पंचकुला के अंदर है। यहां से हमें किसका अभिलेख मिला है? तो एक राजा थे कनिघम। राजा का नाम क्या है? कनिघम। कनिघम कि जो हमारे राजा थे कनिघम, उस राजा का अभिलेख हमें कहां से मिला है? तो पिंजौर पंचकुला से। अगर आपसे पूछे कि आपका पिंजौर पंचकुला से राजा कनिघम के कुल कितने अभिलेख मिले हैं, इनकी संख्या पूछे, आपसे संख्या पूछ ली जाए तो आपका आंसर होगा 3। कि जो आपका पिंजौर पंचकुला है उसमें से हमें राजा कनिघम का अभिलेख मिला है। टोटल कितने अभिलेख मिले हैं? 3 अभिलेख मिले हैं। जो राजा कनिघम का अभिलेख है इसे हमें क्या जानकारी मिलती है? अगर आपसे जानकारी पूछी जाए, जानकारी, तो आपका आंसर होगा कि इस अभिलेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि पिंजौर को पहले पंचपुरम के नाम से जाना जाता था। कि पंचपुरम, पंचपुर कर लेना आप, कि पिंजौर को पंचपुर के नाम से जाना जाता था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमें पिंजौर पंचकुला से एक राजा था जिसका नाम था कनिघम। उस कनिघम का हमें अभिलेख मिला है। उनकी संख्या पूछे तो संख्या आपकी हो गई 3। उसमें जानकारी पूछे कि उसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? जानकारी मिलती है कि उस समय पिंजौर को पंचपुरम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं आपका यमुनानगर। यमुनानगर से भी एक हमें अभिलेख मिला है। यमुनानगर, यमुनानगर से हमें क्या मिला है? इसमें एक स्थान है आपका कपाल मोचन स्थान। कपाल मोचन स्थान आपका कहाँ है? यमुनानगर से। उससे हमें एक आधा अधूरा अभिलेख मिला है। कैसा अभिलेख मिला है? आधा अधूरा अभिलेख। तो यमुनानगर के कपाल मोचन से, कपाल मोचन स्थान पूछे तो कपाल मोचन से कैसा अभिलेख मिला है? तो हमें एक आधा अधूरा, आधा अधूरा। आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में कौन सी स्थान से हमें आधा अधूरा अभिलेख मिला है, स्थान पूछे तो आप क्या करोगे? कपाल मोचन, ये आपका स्थान है जहां से हमें मिला है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? यमुनानगर से। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं आपका करनाल। कौन सा? करनाल। नेक्स्ट हो गया आपका करनाल। करनाल, करनाल से हमें एक अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख मिला है? खरोष्टी लिपि का अभिलेख। किसका अभिलेख? खरोष्टी लिपि का। खरोष्टी लिपि का अभिलेख। जो आपका खरोष्टी लिपि का अभिलेख है, आपसे पूछा जाए कि ये हमें कहां से मिला है तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा करनाल। ठीक है, इसमें हमें जो आपका खरोष्टी लिपि अभिलेख है किस चीज की जानकारी मिलती है? तो इसमें हमें जानकारी मिलती है सरोवर निर्माण के बारे में। किसकी जानकारी मिलती है? सरोवर निर्माण के बारे में। कि जो आपका करनाल से हमें खरोष्टी लिपि का अभिलेख मिला है, इस अभिलेख में हमें सरोवर निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं फतेहाबाद। कहां से? फतेहाबाद। फतेहाबाद से हमें बादशाह हुमायूं का अभिलेख मिला है। बादशाह हुमायूं का।
आपसे पूछा जाए कि बादशाह हुमायूं का अभिलेख हमें कहाँ से मिला है, तो आपका आंसर क्या होगा? फतेहाबाद। और फतेहाबाद को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि एक हमें सिरसा से अभिलेख मिला है। कहाँ से मिला है? सिरसा से अभिलेख। सिरसा, ये जो सिरसा से हमें अभिलेख मिला है, इस अभिलेख में हमें क्या जानकारी मिलती है? सिरसा अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो हमारी पशुपति संप्रदाय थी वो कहाँ पे थी? सिरसा में। तो जानकारी क्या मिलती है पशुपति संप्रदाय के बारे में? जानकारी पशुपति संप्रदाय, कि पशुपति संप्रदाय के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो सिरसा से जो हमें अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में हमें पशुपति संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपसे खरोष्ट लिपि का अभिलेख पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? करनाल। बादशाह हुमायूं का पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? फतेहाबाद। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक लाडून नामक स्थान है, कि हमें एक लाडून से भी अभिलेख मिला है। कहाँ से? लाडून। ये लाडून आपका कहाँ पड़ेगा? नागौर में। नागौर कहाँ? आपका राजस्थान। कि लाडून आपका नागौर में है, जो आपका राजस्थान में पड़ेगा। यहाँ से भी हमें एक अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में हमें क्या जानकारी मिलती है? जानकारी, उस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि पुराने समय में जो हरियाणा की राजधानी थी वो दिल्ली थी। हरियाणा की राजधानी क्या थी? दिल्ली। हरियाणा की राजधानी, आपका आंसर क्या होगा? दिल्ली। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से किस अभिलेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी, तो आपका आंसर क्या होगा? लाडून से प्राप्त अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि पुराने समय के दौरान जो हरियाणा की राजधानी थी वो दिल्ली हुआ करती थी। उसके बाद में हम एक लाओस देश के राजा थे। लाओस, ये आपका लाओस देश है। इसके राजा थे देवका। राजा क्या नाम है? देवका। इस लाओस देश के जो राजा देवका थे, इन देवका के एक अभिलेख है। उस अभिलेख में हमें कुरुक्षेत्र के वर्णन के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी? कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन से अभिलेखों में से हमें कुरुक्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है, तो राजा देवका का अभिलेख था, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका लाओस देश से प्राप्त हुआ है। उसमें हमें कुरुक्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमारे सभी अभिलेख कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं आपकी सिक्के। अभिलेखों के बाद में हम पढ़ते हैं सिक्के। हरियाणा के अंदर जितने भी अभिलेख थे, उन सभी अभिलेखों को हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सिक्के। सिक्के व मुद्राएं, कि हमें कौन से स्थान से सिक्के मिले हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा से सबसे प्राचीन सिक्कों के बारे में, कि हमें हरियाणा का सबसे प्राचीन सिक्का कौन से शासकों का था और कहाँ से मिला है। तो आपका सबसे प्राचीन सिक्का हो गया इंडो ग्रीक। सबसे प्राचीन सिक्के, ये आपका आंसर होगा कि जो आपके सबसे प्राचीन सिक्के थे वो आपके इंडो ग्रीक शासकों के थे। किन के थे? इंडो ग्रीक शासकों के। इंडो ग्रीक
शासकों के, कि जो आपका हरियाणा में सबसे प्राचीन सिक्के के बारे में पूछा जाए कौन से शासकों के थे, तो आपका आंसर क्या होगा? इंडो ग्रीक शासकों के सबसे प्राचीन सिक्के थे। ये हमें स्थान पूछे कि हमें कहाँ से मिले हैं, तो ये आपका स्थान हो गया खोखराकोट रोहतक में। खोखराकोट स्थान आपका कहाँ है? ये आपका रोहतक में है। कहाँ पे है? रोहतक में। स्थान पूछे तो खोखराकोट, ये आपका कहाँ है? रोहतक के अंदर। अगर आपको ऑप्शन में खोखराकोट नहीं मिलेगा तो आपको रोहतक टिक करना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि रोहतक व औरंगाबाद से हमें किन किन शासकों के सिक्के मिले हैं। कि जो आपका खोखराकोट रोहतक के अंदर है, खोखराकोट व औरंगाबाद, ये आपका खोखराकोट रोहतक के अंदर है। जो आपका औरंगाबाद है ये आपका भिवानी में है। ठीक है, कि खोखराकोट रोहतक व औरंगाबाद भिवानी से में कनिक्स व हुवियस के सिक्कों के सांचे मिले हैं। सिक्के नहीं मिले हमें, सिक्कों के सांचे। किसके? कनिक्स व हुवियस के। तो शासक कौन थे? शासक का नाम एक तो हो गया आपका कनिक्स, एक आपका हो गया हुवियस। कि कनिक्स व हुवियस के सिक्के हैं, ये हुवियस प्रथम है। ये बात ध्यान में रखना कि कनिक्स व हुवियस के शासकों के सिक्कों के सांचे, सिक्कों के सांचे, सिक्कों के सांचे, सिक्के नहीं है, सिक्कों के सांचे मिले हैं। सिक्कों के सांचे कहां से मिले हैं? खोखराकोट व औरंगाबाद से। आप किसको नौरंगाबाद भी कहते हैं? नौरंगाबाद आपका हो गया भिवानी में, खोखराकोट आपका हो गया रोहतक में। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि हमें हर्षकालीन के भी मुद्राएं मिली हैं। हर्षकालीन मुद्राएं, हर्षकालीन मुद्राएं, ये जो हर्षकालीन मुद्राएं मिली हैं ये कौन सी धातु की थी? तो ताम्र धातु की, ताम्र मुद्राएं। कि हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हमें कहां से मिली है? तो ये आपकी है सोनीपत, सोनीपत। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हैं ये हमें कहां से मिली है, तो ये हमें सोनीपत से मिली है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं समुद्रगुप्त के सिक्के। समुद्रगुप्त, इस समुद्रगुप्त के सोने व चांदी के सिक्के, सोने व चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के। कि समुद्रगुप्त के हमें सोने व चांदी के सिक्के कहां से मिले हैं? तो आपके मित्ताथल भिवानी में, मित्ताथल ये आपका स्थान हो गया। कहां है? भिवानी में, मित्ताथल भिवानी में। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के सिक्के कहां से मिले हैं? मित्ताथल भिवानी से। कौन से थे? तो सोने व चांदी के थे। हर्षकालीन मुद्राएं कौन सी थी? ताम्र मुद्राएं। कहां से मिली है? सोनीपत से मिली है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं हिसार व अग्रवा से, हिसार व अग्रवा। ये अग्रवा जो स्थान है ये भी हिसार में ही है। तो हिसार व अग्रवा से हमें
इंडो ग्रीक शासकों व पंचमार्क के सिक्के मिले हैं। किसके? आपके इंडो ग्रीक शासक हो गए, इंडो ग्रीक के सिक्के हो गए, इंडो ग्रीक के सिक्के कर लेना, इंडो ग्रीक के सिक्के हो गए। और एक आपका हो गया पंचमार्क के सिक्के, पंचमार्क, पंचमार्क के सिक्के। पंचमार्क के सिक्के। यह क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पूछा गया था कि निम्न में स्थानों में से हमें पंचमार्क के सिक्के कहां से मिले हैं, तो ऑप्शन में था आपका अग्रवा। अगर अग्रवा नहीं मिले तो आपको इशार करना है। और हमें यहां से इंडो ग्रीक शासकों के भी सिक्के मिले हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हम, जो हमारा एक गणराज्य था जिसका नाम था योध्य गणराज्य, कि योध्य गणराज्य, योध्य गणराज्य। जो योध्य गणराज्य थे इसके हमें क्या मिले हैं, इसके हमें मोहरें मिली हैं। वो कहां से मिली हैं? नौरंगाबाद भिवानी से। योध्य गणराज्य की मोहरें, मोहरें कहां से मिली हैं? नौरंगाबाद भिवानी। नौरंगाबाद आपका कहाँ है? भिवानी में। क्या मिली है? योध्य गणराज्य की मोहरें मिली हैं। कहाँ से मिली है? नौरंगाबाद भिवानी से। अगर आपसे योध्यकालीन सांचे पूछ लिया जाए, योध्यकालीन सांचे, तो सांचों में आप क्या करोगे? खोखरा कोट रोहतक, खोखरा कोट। खोखरा कोट आपका कहाँ रहने वाला है? रोहतक के दौरान। ठीक है। अगर आपसे योध्य गणराज्य की मोहरें पूछे तो आपका आंसर होगा नौरंगाबाद भिवानी के दौरान। अगर आपसे सांचे पूछे तो आपका आंसर होगा खोखरा कोट रोहतक में। उसके बाद में है कुणिद शासकों के सिक्के। किसके? कुणिद शासकों के सिक्के, कुणिद शासकों के सिक्के, कुणिद शासकों के सिक्के। कुणिद शासकों के जो सिक्के हैं वो हमें 4 स्थानों से मिले हैं। उन 4 स्थानों का क्या नाम है? उस 4 स्थानों का नाम है, एक आपका हो गया करनाल, एक आपका हो गया बुढ़िया, करनाल, बुढ़िया, सुध, और एक आपका हो गया यमुना नगर, यमुना नगर। इन 4 स्थानों से हमें कुणिद शासकों के सिक्के मिले हैं। जो आपका बुढ़िया है, जो आपका सुध है, ये 2 स्थान है। ये स्थान भी यमुना नगर के ही अंदर है। ठीक है। किन के सिक्के मिले हमें? कुणिद शासकों के सिक्के मिले हैं। उसके बाद में हमें हरियाणा से 3 टकसालें मिली हैं। क्या मिली है? 3 टकसालें, 3 टकसालें। 3 टकसालें हमें कहां से मिली है? एक आपका हो गया अग्रोहा, एक आपका बरवाड़ा, एक आपका नौरंगाबाद। कहां से? अग्रोहा, एक आपका बरवाड़ा, एक आपका नौरंगाबाद, नौरंगाबाद। तो इन 3 स्थानों से हमें क्या मिली है? टकसालें मिली है। अग्रोहा आपका हिसार में, बरवाड़ा भी आपका हिसार में, और नौरंगाबाद आपका है भिवानी में। हमें यहाँ से क्या मिले हैं? 3 टकसालें प्राप्त हुई है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपसे योध्य गणराज्य की मोहरें के बारे में पूछे, मोहरें, तो आपका आंसर क्या होगा? नौरंगाबाद भिवानी। अगर मोहरों के स्थान पर आपको सांचे पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? खोखरा कोट रोहतक से। सांचे खोखरा कोट रोहतक से, मोहरें नौरंगाबाद भिवानी से। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। नौरंगाबाद भिवानी से हमें मोहरें मिली हैं। उसके बाद में खोखरा कोट रोहतक से हमें सांचे मिले हैं। उसके बाद में कुणिद शासकों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? 4 स्थानों से। नाम क्या? एक आपका हो गया करनाल, एक आपका सुध, एक आपका बुढ़िया, एक आपका यमुना नगर। जो सुध और बुढ़िया ये दोनों स्थान आपके यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हैं। उसके बाद में हमें हरियाणा से 3 टकसालें मिली हैं। कहाँ से मिली है? एक आपका अग्रोहा हो गया, एक आपका बरवाड़ा हो गया, एक आपका नौरंगाबाद हो गया। अग्रोहा, बरवाड़ा ये दोनों स्थान भी आपके हिसार में ही हैं। कहाँ पे? हिसार में।
और जो आपका नौरंगाबाद है, ये नौरंगाबाद आपका भिवानी में है। इन सभी बातों का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं मूर्तियां। ये हमारे सिक्के कंप्लीट हो चुके हैं। सिक्कों के बाद में हम पढ़ते हैं मूर्तियां। मूर्तियां कि हमें हरियाणा से किन किन स्थानों से मूर्तियां मिली हैं। जिस प्रकार हमने ये पढ़ा था कि हरियाणा में सबसे प्राचीन अभिलेख, हरियाणा का सबसे प्राचीन सिक्के, उसी प्रकार हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्तियों के बारे में देखेंगे कि हमें हरियाणा के सबसे प्राचीन मूर्तियां कौन सी थी। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्तियां थी यक्ष यक्षिणों की मूर्तियां। सबसे प्राचीन मूर्तियां, सबसे प्राचीन मूर्तियां, ये सबसे प्राचीन मूर्तियां कौन सी थी? यक्ष यक्षिणों की मूर्तियां। की मूर्तियां कि हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्तियां कौन सी है? यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं। ये हमें कौन से स्थान पे मिलती थी? तो जो हमारे पुराने जोहड़ थे, तालाब थे, उनको किनारे यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हमें मिलती थी। आपसे पूछे कि जो हरियाणा में जो मूर्तियों का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? कि हरियाणा में मूर्तियों का स्वर्ण काल, मूर्तियों का स्वर्ण काल, आपका मूर्तियों का स्वर्ण काल के बारे में पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? गुप्त काल। गुप्त काल कि हरियाणा में मूर्तियों का स्वर्ण काल किसे माना गया है? गुप्त काल को। अगर आपसे पूछे हरियाणा में मूर्तियों का हास, हास किस काल में हुआ था? किस काल में? अगर आपसे मूर्तियों का हास पूछे किस काल में हुआ था तो आपका आंसर क्या होगा? मध्यकाल में। कौन से काल में? मध्यकाल में। कि जो मध्यकाल था, इस काल में हरियाणा में सबसे ज़्यादा मूर्तियों का हास हुआ था। अगर आपसे शासक पूछे कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा मूर्तियां तोड़ने वाला शासक का नाम, तो पीछे हमने पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक। वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने हिसार शहर को बसाया, आपके फतेहाबाद को बसाया और आपके सिरसा में हरनी खेड़ा को बसाया था। इसी फिरोज शाह तुगलक के समय गोहाना में विद्रोह हुआ था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो शासक था ये एक कट्टर मुसलमान था। ये चाहता था कि जितने भी मुसलमान को छोड़कर अन्य व्यक्ति हैं उन सभी को मुसलमान बनाया जाए। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि ये तो हमने पढ़ लिया कि हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्तियाँ यक्षिणों की मूर्तियाँ होगी। अगर आपसे पूछे कि जो हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्तियाँ हैं यक्षिणों की मूर्तियाँ भी कौन से गांव में सबसे ज्यादा मूर्ति मिली है? अगर आपसे गांव पूछे, गांव में कि हरियाणा का ऐसा कौन सा गांव है जिसमें हमें सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली है, तो वो आपका होगा किलोई गांव। किलोई गांव आपका कहाँ है? रोहतक में। आंसर क्या होगा? किलोई गांव। किलोई गांव, ये किलोई गांव का आपका होगा रोहतक में। रोहतक में। अब तो ये तो हो गया आपका सबसे प्राचीन मूर्तियां। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मूर्तियां कौन से वंश की है? सबसे ज्यादा मूर्तियां, सबसे ज्यादा मूर्तियां ये आपकी कौन सी होगी? ये आपका होगा गुर्जर प्रतिहार काल की मूर्तियां। कि जो आपका गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार काल, ये जो गुर्जर प्रतिहार काल है इसकी मूर्तियां हरियाणा में सबसे ज्यादा मिली है। ये आपकी होगी सबसे प्राचीन। सबसे ज्यादा किसकी है? गुर्जर प्रतिहार काल की। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में हमें सभी स्थानों से किस काल की मूर्तियां मिली है, तो आप क्या करोगे? गुर्जर प्रतिहार काल की मूर्तियां हमें हरियाणा के सभी स्थानों से मिली हैं। अगर आपसे पूछे
किस गांव में ज़्यादा मिली है, तो आपका किलोई गांव रोहतक का हो गया। अगर मूर्तियों का स्वर्णकाल पूछे तो आपका गुप्त काल हो गया। अगर आपसे हास पूछे तो आपका मध्यकाल हो गया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां थे ये कौन से पत्थर की बनी हुई थी, तो आपका आंसर क्या होगा? लाल पत्थर। लाल पत्थर। ये जो मूर्तियां हैं ये हमें लाल पत्थर की देखने हुए मिलती है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एक इसी के साथ में हम और कर लेते हैं कि जो हमें हरियाणा के देवताएं हैं उन देवताओं में हमें कौन सी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? मथुरा शैली। कि जो हरियाणा में देवताओं की मूर्तियों में किस शैली का प्रभाव था? किस शैली का प्रभाव था? शैली का प्रभाव। आपका आंसर होगा मथुरा शैली। मथुरा शैली। कि जो हरियाणा से हमें देवताओं की मूर्तियां मिली है उन मूर्तियों में हमें मथुरा शैली का प्रभाव मिलता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट करेंगे कि हमें विष्णु की मूर्तियां मिली है। विष्णु की मूर्तियां, जो हमारे विष्णु भगवान है, माना जाता है कि विष्णु भगवान ने जो हरियाणा की धरती है इसका पालन पोषण किया था। विष्णु की मूर्ति ये हमें कहाँ से मिली है? तो विष्णु की मूर्ति हमें मोहनबाड़ी आपका कहाँ है? झज्जर में। मोहनबाड़ी झज्जर से। अगर आपसे पूछे जाए कि विष्णु की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, तो आपका आंसर होगा मोहनबाड़ी। मोहनबाड़ी आपका कहाँ है? ये आपका झज्जर में है। अगर आपसे पूछे शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति, शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो गया फिजीलपुर। ये जो फिजीलपुर है ये आपका भिवानी में है। फिजीलपुर भिवानी से। ठीक है कि शेष शैया प्लेटे विष्णु की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? फिजीलपुर, फिजीलपुर भिवानी नहीं, फिजीलपुर सोनीपत के दौरान। सोनीपत वो गलती से लिखा गया। अगर आपसे पूछे विष्णु की मूर्ति तो आप मोहनबाड़ी झज्जर लिखोगे। शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति, तो आपका आंसर होगा फिजीलपुर सोनीपत। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे करेंगे कुषाणकालीन मूर्तियां। कौन सी? कुषाणकालीन मूर्तियां ये हमें कहाँ से मिली है? ये हमें मिली है रोहतक से। कि आपसे पूछा जाए कि कुषाणकालीन की मूर्तियां कहाँ से मिली है, तो आपका आंसर क्या होगा? रोहतक होगा। उसके बाद में हम आगे देखें कि शुद्धकालीन मूर्तियां तो ये आपकी शुद्ध यमुनानगर से कि जो शुभकालीन मूर्तियां हमें कहाँ से मिली है? ये मिली है हमें, ये शुभकालीन है। ये कि शुभकालीन मूर्तियां हमें कहाँ से मिली है? शुद्ध यमुनानगर से
कुषाण कालीन पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा रोहतक। उसके बाद में हमें महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियां मिली है बामनवास रोहतक व औरंगाबाद भिवानी से। महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियां, कितनी मूर्तियां? 2 मूर्तियां। किसकी? महात्मा गांधी की। कहां से? एक आपका बामनवास रोहतक हो गया, एक आपका औरंगाबाद भिवानी हो गया। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां कितनी मिली हैं? 2। एक आपके हो गए बामनवास, एक आपके हो गए औरंगाबाद। बामनवास आपका कहाँ पड़ेगा? बामनवास का आपका है रोहतक में। कहाँ है? रोहतक में। और आपका औरंगाबाद कहाँ है? ये आपका हो गया भिवानी में। वही औरंगाबाद है जहाँ पे योद्धा गणराज्य रहते थे। उनकी राजधानी क्या थी? तो प्रकटनाथ उनकी राजधानी थी। महात्मा बुद्ध की कितनी मूर्तियां मिली हैं? 2 मूर्तियां। कहाँ से? बामनवास रोहतक, औरंगाबाद भिवानी। उसके बाद में हमें जैन की मूर्तियां मिली है। किसकी मूर्तियां? जैन की मूर्तियां। जैन की मूर्तियां। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि जो हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र किसे माना गया था, तो उसी स्थान से हमें जैन की मूर्तियां मिली है। तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हम किसे मानते थे? आपका अगरोवा हिसार में। तो वहीं से हमें मूर्तियां मिली हैं, अगरोवा हिसार से। देखते हैं आप कितना का याद रखते हो। मैंने आपको पिछली क्लास में इसका बताया था कि जो हमें जैन है उनका प्रमुख केंद्र अगरोवा हिसार में था। वहाँ के एक ऋषि थे, उस ऋषि का क्या नाम था? ये आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। देखते हैं आप पिछली क्लास का कितना का याद रख पाते हो। तो यहाँ पे अगरोवा में एक ऋषि था जो जैन धर्म का था, उसका नाम पूछा है मैंने, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि उसका क्या नाम था। अगर आपने उसका नाम कमेंट बॉक्स में डाल दिया तो मैं समझूंगा कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरी क्लास को पढ़ते हो। उसके बाद में हम देखते हैं यक्ष की मूर्तियां। किसकी? यक्ष की मूर्तियां। यक्ष की मूर्तियां। यक्ष की मूर्ति हमें कहां से मिली है? तो हमें पलवल से मिली है। कहां से मिली है? हमें पलवल से मिली है। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं शिव की मूर्ति। किसकी? शिव की मूर्ति। कितनी मिली है? 2 मिली है। शिव की मूर्ति। संख्या पूछे? 2 संख्या। कहां से मिली है? एक आपका बरवाड़ा। बरवाड़ा आपका है हिसार में। कहां है आपका? हिसार में। मार्कर चेंज कर लेते हैं। बरवाड़ा आपका कहाँ है? बरवाड़ा आपका है हिसार में। और जो दूसरी मिली है वो हमें कहां से मिली है? औरंगाबाद आपका कहाँ है? ये आपका भिवानी में। शिव की कितनी मूर्तियां मिली हैं? 2। कहां से? बरवाड़ा, हिसार, औरंगाबाद, भिवानी। और हमें महात्मा बुद्ध की कितनी मूर्तियां थी? 2 थी। कौन सी? एक तो आपके बरवाड़ा भिवानी में, यहीं से हमें महात्मा बुद्ध की मिली है और शिव की मिली है। और एक आपका हो गया बामनवास, वो आपका कहाँ पे है? रोहतक में। तो शिव की मूर्तियां 2, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां 2। जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है वो कहाँ से? एक तो आपके बामनवास रोहतक और एक आपका औरंगाबाद भिवानी से। और आपकी शिव की मूर्तियां बरवाड़ा, हिसार, औरंगाबाद, भिवानी। बरवाड़ा, हिसार, औरंगाबाद, भिवानी। ये आपकी शिव की मूर्तियां होगी। बामनवास, रोहतक, औरंगाबाद, भिवानी। ये आपकी महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियां होगी। और जैन की मूर्तियां हमें हांसी से, यक्ष की मूर्तियां पलवल से। ये आप याद रखना। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि पंचमुखी शिव की मूर्ति। कौन सी?
पंचमुखी शिव की मूर्ति। ये क्वेश्चन एचएससी में पूछा गया था कि पंचमुखी शिव की मूर्ति, पंचमुखी शिव की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? ये हमें मिली है पेवा से। वही पेवा जहाँ राजा भोजदेव के समय घोड़ों का व्यापार होता था। पेवा आपका कहाँ है? ये आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ से? पेवा से। पेवा आपका कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में ये आपके होगी पंचमुखी शिव की मूर्ति। अगर आप इनमें ध्यान रखना, ये तो है शिव की मूर्ति, ये है पंचमुखी शिव की मूर्ति। ऑप्शन में आपको पंचमुखी शिव की मूर्ति देखने मिले तो उसका आंसर होगा पेवा, कुरुक्षेत्र। अगर आपको सिद्धि शिव की मूर्ति पूछे तो आपका बरवाड़ा, हिसार, औरंगाबाद, भिवानी। अगर आपसे महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूछे तो बामनवास, रोहतक, औरंगाबाद, भिवानी में। ये आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य देव की मूर्ति, किसकी? सूर्य देव की मूर्ति, सूर्य देव की मूर्ति, सूर्य देव की मूर्ति। ये आपका क्या होगा? सूर्य देव की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? ये हमें अगरोवा, हिसार से। अगरोवा आपका हो गया हिसार कि सूर्य देव की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? अगरोवा, हिसार से। अगर यहीं पे आपको पूछे सूर्य स्तंभ की मूर्ति, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, तो आप क्या आंसर करोगे कि सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति आपके अमीन कुरुक्षेत्र से मिली हमें। आपका क्या है? अमीन कुरुक्षेत्र, वही जो आपके थानेसर था आपका अमीन गांव। अमीन गांव, ये अमीन गांव कहाँ है आपका? थानेसर में। और आपका थानेसर कहाँ है? ये आपका है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में वही कुरुक्षेत्र है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में। जो कौरव और पांडव थे उसी के दौरान अभिमन्यु था जो चक्रव्यूह में फंसा था। 13वें दिन वो कहाँ पे फंसा था? तो अमीन गांव में फंसा था। इसी अमीन गांव से हमें सूर्य स्तंभ पर बनी हुई मूर्तियां मिलती है। तो ये हमें महाभारत का हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि बलराम की मूर्तियां, किसकी? बलराम की मूर्तियां। बलराम की मूर्ति हमें कहां से मिली है? स्थल भोरे, रोहतक से। कहां से? स्थल भोरे। स्थल भोरा आपका कहां है? रोहतक में। ये बलराम श्री कृष्ण जी के भाई थे बलराम। इसी बलराम की मूर्तियां हैं स्थल भोरे, रोहतक में। और बलराम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका अन्य नाम है हलधर। आप ये भी याद रखो, इसका अन्य नाम, बलराम का अन्य नाम हलधर। अगर आपसे पूछा जाए कि बलराम का अन्य नाम क्या था तो हलधर था। बलराम की मूर्तियां कहाँ मिली है? स्थल भोरे, रोहतक से। उसके बाद में हम पढ़ते हैं त्रिविम विष्णु की मूर्ति। त्रिविम विष्णु की मूर्ति। ये त्रिविम विष्णु की मूर्ति आपको सीवन गांव कैथल से मिली है। सीवन, कहाँ से? सीवन। सीवन आपका कहाँ है? कैथल में। कि त्रिविम विष्णु की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? सीवन गांव कैथल में। और सूर्य देव की मूर्ति अगरोवा, हिसार से। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति अमीन गांव, थानेसर। कहाँ पे है ये? कुरुक्षेत्र में। बलराम की मूर्तियां स्थल भोरे, ये आपका कहाँ है? रोहतक में। बलराम का अन्य नाम तो आपका हो गया श्री
हलधर। उसके बाद में त्रिविमय विष्णु की मूर्ति आपके सीवन गांव कैथल में होगी। ये हमारा एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हमने किया था हरियाणा के पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था अभिलेखों के बारे में, उसके बाद में हमने देखा था मूर्तियों के बारे में, उसके बाद में हमने सिक्कों के और मूर्तियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।